नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। प्रिय साथियों, आज के न्यूज़ खबर से आप सभी वाकिफ़ होंगे। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात की जाए या फिर प्रिंट मीडिया की बात की जाए, हर जगह एक खबर बड़ी ही चर्चा में रहा कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उस पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगा दिया गया और पूरी वैकेंसी ही रद्द कर दी गई है। फ्रेश एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करने की बात कही गई है और इस न्यूज़ को लेकर के बहुत प्रमुखता से सभी अखबारों ने इसे हेडलाइन बनाया। कल के पेपर में आप शायद हेडलाइन के रूप में देख पाएँगे, चाहे हिंदुस्तान हो या फिर अन्य न्यूज़पेपर हो। इवन टेलीविज़न पर भी ये न्यूज़ आर्टिकल आने लगे थे कि ये नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। चूँकि ये तब ये पब्लिश किया जा रहा था न्यूज़ पेपरों के द्वारा जब तक कि ऑर्डर नहीं आया था। तो चूँकि न्यूज़ आर्टिकल में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें छपी तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल भी उसे दिखाया, उन्हीं न्यूज़ आर्टिकल के रेफ़रेंस के आधार पे। लेकिन जब हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के पास अभी ऑर्डर आ चुका है, तो उस ऑर्डर के बिहाफ़ पर यह कहा जा सकता है कि इस पूरे ऑर्डर में ये टोटल 45 पेज 48 पेज का ऑर्डर आप देख सकते हैं आप 48 पेज। पूरे ऑर्डर को पढ़ने के बाद ऐसा कहीं नहीं नज़र आया कि यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट को कैंसल करने की बात कही गई है, री-एडवर्टाइज़ करने की बात कही गई है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ एक्सरसाइज़ करने की बात कही गई है, जिसके माध्यम से सीटों के आवंटन में जो हेर-फेर हो सकता है। एक्चुअल में अगर आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे बहुत पहले से जुड़े हुए होंगे, तो यहाँ पर सभी चीज़ें बताई गई थी कि रोस्टर वैकेंसी में क्या बैकलॉग जो वैकेंसी है, उसमें किस तरह से सीटों की अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा था अभ्यर्थियों के द्वारा। एक्चुअल में यहाँ पर जैसे-जैसे सीटों का आवंटन होना चाहिए था, जनरल कैटेगरी में, बीसी कैटेगरी में, ईबीसी कैटेगरी में, उस तरह से सीटों का आवंटन नहीं था। जैसे कि शेड्यूल कास्ट में 16% अकॉर्डिंग टू रूल्स है, शेड्यूल ट्राइब में 1% है, ईबीसी में 18% है, बैकवर्ड कास्ट में 12% है, डब्ल्यूबीसी में 3% और टोटल 50% ये हो गया। इसी तरह पीएच कैटेगरी में 4% और ये है आपको 2% किसमें? ये है आपको फ्रीडम फाइटर, ठीक है? ये 2% है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कुछ कैटेगरी जैसे कि इसमें जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, बैकवर्ड कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और पीएच कैटेगरी जो कि 4% और रिजर्वेशन ये जो है आपको फ्रीडम फाइटर 2%। इनमें सीटों की कमी देखी गई है, सीट आवंटन जितनी होनी चाहिए उतनी सीट आवंटित नहीं की गई थी। इसीलिए जो असंतुष्ट अभ्यर्थी थे वो कोर्ट गए थे और उनका मानना था कि सीटों में अनियमितता हुई है, सीटों का ठीक ढंग से पालन नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग और आयोग का कहना था कि एक्चुअल में ये बैकलॉग की सीटें थीं, जिस वजह से पिछली वैकेंसी में सीटें रिक्त रह गई थीं, जिसे यहाँ पर ऐड किया गया है और पिछली वैकेंसी में जैसे-जैसे जिस कैटेगरी में सीटें रिक्त रही थीं, उसी कैटेगरी के अनुरूप यहाँ पर आवंटित किया गया। इसी वजह से सीटें यहाँ पर कम-अधिक देखने को मिल रही हैं। तो जिस पर बहुत लंबा-चौड़ा बहस चला, अगर आप चैनल से जुड़े हैं, तो आप सभी बहस से रूबरू हुए होंगे। आयोग की तरफ से जो वो एडवोकेट प्रस्तुत हो रहे थे या फिर अभ्यर्थियों की तरफ से माननीय अधिवक्ता पीके शाही सर उपस्थित हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी-खासी बहस की थी। तो सभी तमाम पहलुओं को इस ऊपर के पेज में ज़िक्र किया गया। टोटल 48 पेज का ये ऑर्डर है। जितनी भी बहस अब तक चले उन सभी बहस को ऊपर में स्पष्टीकरण किया गया है कैसे-कैसे क्या प्रक्रिया रही। तो चूँकि मैं मूल बिंदु पर आता हूँ कि एक्चुअल में ऑर्डर में क्या मूल रूप से निकल के आया है। मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हिंदी के रूप में यहाँ पे 41 जो इस ऑर्डर में आप आएँगे तो 41 जो पैरा है वहाँ सर हम अगर इस ऑर्डर को हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपकी सुविधा के लिए इसे हिंदी में कर लिया गया है। तो अगर 41 से देखिए एक्चुअल में कहना क्या है कि राज्य प्राधिकरणों को एक अलग कैडर से मिलकर एक अलग कानूनी सेल बनाना चाहिए। ये माननीय न्यायालय के द्वारा, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ये एक तरह से सुझाव दिया जा रहा है कि एक अलग कानूनी सेल इनको बना लेना चाहिए। किसको? आयोग को। विभिन्न अन्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार भी में भी ऐसा पाया जाता है, जो निर्णयों में आवेदन के संबंध में राज्य के कार्यकारी अधिकारियों को कानूनी सलाह प्रदान करेंगे और राज्य और अधीनस्थ सेवाओं में भर्तियों और नियुक्तियों करने के लिए कानून के अनुरूप पालन की जाने वाली प्रक्रिया, यह देखना कि राज्य का कर्तव्य है कि उसके खिलाफ मुकदमा कम हो, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जो कानून के किसी भी प्रश्न पर अंतिम रूप प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें बाद में कार्रवाई के पालन करने की आवश्यकता हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रत्येक चयन प्रक्रिया के लिए मुकदमेबाजी इस न्यायालय में आ रही है।
जिसके परिणाम स्वरूप नियुक्ति में देरी हो रही है। देखिए, यहाँ माननीय न्यायालय का मानना है कि यहाँ पर नियुक्ति में देरी हो रही है, ठीक है? रीज़न क्या है कि बहुत सारे केसेज़ आ रहे हैं और इसके पीछे की वजह क्या बताएगी कि यहाँ पर कोई अलग से लीगल सेल नहीं बनाया गया, ठीक है? लीगल सेल अगर बना दिया गया रहता तो शायद इस तरह की चीज़ें नहीं रहती। तो ये इनको पहली तो ये सुझाव दी गई कि आप एक लीगल सेल बनाइए, ठीक है? अगला देखिए ऑर्डर में क्या कहा गया है कि यह न्यायालय पाता है कि आयोग ने उपरोक्त विज्ञापन के आधार पर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। विभिन्न उम्मीदवारों की श्रेणीवार साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। इस प्रकार जब पदों की संख्या घटा दी गई थी तो ओपन श्रेणी यानी अनरिजर्व कैटेगरी की बात कही जा रही है, बीसी कैटेगरी की बात कही जा रही है, डिसेबल्ड कैटेगरी और अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कम संख्या में बुलाया गया था। चूँकि यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से क्या कहा है कि श्रेणीवार साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, उपरोक्त विज्ञापन के आधार पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि इन कैटेगरी में सीटों की संख्या जब कम बुलाया गया था, देखिए क्या कह रहा है कि कैंडिडेट्स को भी इंटरव्यू के लिए कम संख्या में बुलाया गया था, जैसा कि इस न्यायालय ने पद के विभाजन को गलत पाया है। ठीक है, जो बाइफरगेशन हुआ है सीट का, वो गलत पाया गया है। आयोग को संशोधित द्विभाजन के अनुसार अतिरिक्त रूप से विभिन्न श्रेणियों में से साक्षात्कार के लिए अतिरिक्त उम्मीदवारों को बुलाना होगा। यानी कि यहाँ पर आयोग को सलाह दी जा रही है, आयोग को आदेश दिया जा रहा है कि ये जो आप कोटिवार जो सीटों का आवंटन किए थे, अनरिजर्व कैटेगरी, बीसी कैटेगरी और डिसेबल्ड कैटेगरी और अन्य कैटेगरी ईडब्ल्यूएस को इंडिकेट किया जा रहा है कि इसमें कम अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू कॉल क्यों? क्योंकि इसमें आपने सीटें कम आवंटित की थी। तो जब ये द्विभाजन के बाद फ्रेश द्विभाजन की बात कही जा रही है, ठीक है, द्विभाजन को गलत पाया है और इन्हें संशोधित द्विभाजन के अनुसार यानी इन्हें फिर से संशोधन करना होगा सीटों में। तो जो भी सीटें बढ़ेंगी उसके अनुरूप अतिरिक्त उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाना होगा। आगे क्या कह रहा है कि इसलिए यह निर्देशित किया जाता है कि उत्तरदाता बैकलॉग यानी रिस्पोंडेंट बैकलॉग पदों की गणना के सिद्धांत पर जैसा कि ऊपर दिया गया है पद के विभाजन को संशोधित करेंगे। उक्त बैकलॉग पदों को पृथक वर्ग माना जाएगा। एक्चुअल में इस विज्ञापन में बैकलॉग को इसी में जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि बैकलॉग पद को अलग से आप एडवर्टाइज करें, अलग माना जाएगा और 1991 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों में सभी पदों को एक साथ विषयवार मानते हुए वर्तमान रिक्तियों के पदों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। विज्ञापन में बैकलॉग पदों का अलग से और वर्तमान पदों का अलग से उल्लेख करना होगा। एक्चुअल में देखिए यहाँ पे समझिए चीज़ें कही क्या जा रही हैं। सरकार की दलील थी कि जो अभी विज्ञापन निकाला गया है उसमें प्रत्येक विषय में प्रत्येक विश्वविद्यालय और प्रत्येक डिपार्टमेंट के आधार पर सीट आवंटित की गई थी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विषय में कुल कितनी सीटें हैं, उस सीट में रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला है जिस जिस प्रतिशत के अनुरूप उस प्रतिशत के अनुरूप लगाया गया था। पटना यूनिवर्सिटी में जितनी सीटें खाली हैं, उस विश्वविद्यालय में सेपरेट जितनी-जितनी प्रतिशत रिजर्वेशन बनता, उसके अनुरूप बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर माननीय न्यायालय का क्या कहना है कि नहीं, अलग-अलग आप जो सेपरेट विश्वविद्यालयों के आधार पर रिजर्वेशन बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये कह रहे हैं कि अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों में सभी पदों को एक साथ विषयवार मानते हुए, मतलब जितने पद हैं, अगर साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी का ओवरऑल जितना पद आपका है, पूरे 17-13 विश्वविद्यालय में अगर पूरा जितना साइकोलॉजी का है, सभी को एक यूनिट मान करके इसके बाद उसमें रिजर्वेशन का आप गुणा-गणित बैठाइए। उसके बाद जितना-जितना प्रतिशत बनता है, उसके अनुरूप आप बैठाइए, ना कि सेपरेट अलग-अलग, अलग-अलग विश्वविद्यालयों के आधार पे। तो पहले तो ये इनमें सीटों का संशोधन करना होगा। देखिए अगले पैरा में क्या कहते हैं कि उपयुक्त अभ्यास करने के बाद यानी ये एक्सरसाइज करने के बाद ये जो सीटों का आवंटन है, करने के बाद विश्वविद्यालय उन पदों के लिए उम्मीदवारों को बुलाएगा जो संबंधित श्रेणी से भरे नहीं गए। साक्षात्कार के लिए तदनुसार उनके चयन की सिफारिश करेगा। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब एक्सरसाइज हो जाएगी तो उसके बाद जो अलग से सीटें जिस कैटेगरी में बचेंगी, उन कैटेगरी के रिस्पेक्टिव में अलग से फ्रेश इंटरव्यू करने की बात कही जा रही है, ठीक है? जो सीटें नई एक तरह से जैसे आपको जब एक्सरसाइज करने के बाद अगर जनरल कैटेगरी में सीटें बढ़ेंगी, बीसी कैटेगरी में बढ़ेंगी, ईडब्ल्यूएस में बढ़ेंगी, पीएच कैटेगरी में बढ़ेंगी, तो उन सीटों के तुलना में अन्य से फिर से इंटरव्यू कराना होगा।
अगला देखिए क्या कह रहा है कि वे चयन जो आयोग द्वारा पहले ही किए जा चुके हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, वे चयन जो आयोग द्वारा पहले ही किए जा चुके हैं और संपन्न हो चुके हैं, उनमें गड़बड़ी नहीं की जाएगी, उनमें किसी तरह का हेरफेर नहीं किया जाएगा, ऑलरेडी जिनका चयन हो चुका है। इसका मतलब है अगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के पास हैं, पहले ही चयनित हो चुके हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्हें संबंधित बैकलॉग पदों को भर दिया है और उसके बाद वर्तमान रिक्तियों में उनके पद हैं। इस प्रकार जो पद नहीं भरे गए हैं, उन्हें उत्तरदाताओं द्वारा खुली श्रेणी और सामान्य श्रेणी के लिए माना जाएगा और उपरोक्त पैरा में निर्देशित अभ्यास उक्त पदों के लिए भी आयोजित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रमुख बात, जितने जैसे अभी तक लगभग ये अगर आयोग की बात की जाए तो ये अभी बीच मझधार में खड़ा है। 25 से 26 या 27 विषयों का लगभग साक्षात्कार हो चुका है और माना जा सकता है कि लगभग 20 से 22 की ये ज्वाइनिंग करा चुके हैं। तो अगर ये 20 से 22 की ज्वाइनिंग करा चुके हैं तो उनमें भी कह रहा है कि जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसमें भी सीटों की रिक्तियाँ कुछ हैं, गड़बड़ पाया जाता है अनरिजर्व कैटेगरी में या फिर बीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो वहाँ पर भी देखिए उपयुक्त इंटरव्यू कराने की बात कही जा रही है। अब उन वहाँ पर अब नया पद कैसे जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा, ये चीज़ आने वाला वक़्त बताएगा, समय बताएगा। कुछ चीज़ें देखिए इस ऑर्डर में कुछ ऐसी तकनीकी पहलू हैं जिसे अभी समझ पाना बड़ा ही तकनीकी पेच जैसा मामला है, तो इसका जवाब आने वाला वक़्त देगा, आने वाला समय देगा। तो इसके लिए वक़्त का भी आप इंतज़ार करें और आयोग के आने वाले निर्णय का भी इंतज़ार करें कि आयोग इस पर कैसे-कैसे क्या कदम उठाता है। 44वें पे देखिए चलते हैं, 45वें पे तो ऐसा कह रहा है कि ऐसे मामलों में जहां इस न्यायालय ने विषय में चयन प्रतिवादियों की नियुक्ति देने से रोक दिया है या परिणाम घोषित करने से रोक दिया है, प्रतिवादी उपरोक्त अनुसार बैकलॉग पदों को चिन्हित करने की कवायद करने के बाद शेष पद के लिए चयन प्रक्रिया का संचालन करेंगे और घोषणा करेंगे। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के बाद परिणाम के साथ श्रेणी के अतिरिक्त उम्मीदवारों के साथ-साथ उन लोगों को भी जिन्हें उनकी श्रेणी के लिए निर्धारित अतिरिक्त पदों के संदर्भ में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद नियुक्ति की जाएगी। एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे-ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन पर अभी जो कि माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए थे और जिन्हें प्रोविज़नली एलिजिबल किया गया। कई सब्जेक्ट में जैसे साइकोलॉजी में बहुत सारे को प्रोविज़नली एलिजिबल किया गया है। ऐसे-ऐसे जिन-जिनका केस चल रहा है उनको कहा गया है कि अगर बैकलॉग पदों को चिन्हित कवायद हो जाने के बाद, फैक्ट्स एक्सरसाइज हो जाने के बाद जिन कैटेगरी में सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी, जो भी जैसे होंगी, उसके अनुरूप जब अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कॉल होगा, तो उस इंटरव्यू कॉल के दरमियान कहीं न कहीं इनको भी एंटरटेन करने की बात कही जा रही है और उस रिजल्ट में फिर इनको भी सम्मिलित करने की बात कही जा रही है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अगला देखिए कि सभी विश्वविद्यालयों में पदों की संख्या की गणना कर निःशक्त वर्ग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को भी अतिरिक्त रूप से साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों की ऐसी श्रेणी के उम्मीदवारों से बदलना होगा भले ही उक्त उम्मीदवार के पास उच्च योग्यता हो। ईडब्ल्यूएस के लिए समान अभ्यास वर्ग भी किया जाएगा। देखिए यहाँ पे पीएच कैटेगरी जिनको कि ऑलरेडी मैंने कहा कि यहाँ 4% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें भी 2 पॉइंट समथिंग रिजर्वेशन मात्र मिला है, जिससे कि बहुत सारे पीएच के दिव्यांग अभ्यर्थी थे, जो बार-बार यूट्यूब चैनल पे मेरे कहा करते थे कि प्लीज़ दिव्यांगों के लिए भी आवाज़ उठाइए। देखिए, आपके लिए भी यहाँ पर आवाज़ उठ चुकी है और आप पर भी यहाँ पे माननीय न्यायालय का फैसला आ चुका है कि अगर आपकी कैटेगरी में भी सीटें कम हैं और सीटें तो कम हैं ही, वो तो दिख ही रही हैं। साइकोलॉजी की बात की जाए तो दिव्यांग कैटेगरी में केवल 11 सीटें आवंटित हैं, जबकि 4% रिजर्वेशन के मुताबिक 424 की तुलना में लगभग 17 सीटें होनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ भी सीटें कम देखने को मिली हैं, तो उसी अनुरूप यहाँ भी सीटें अगर बढ़ती हैं, बढ़ेंगी ही, तो उसके भी रिस्पेक्टिव में उम्मीदवारों को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। अगला देखिए कहा क्या रहा है कि इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निर्देश को ध्यान में रखते हुए सभी चयन एक बार इस मामले के निर्णय के अधीन किए गए हैं, उपरोक्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट कैंसिल करने की बात नहीं कही गई है। यहाँ पर संशोधन की बात कही गई है। यहाँ पर सीटों के संशोधन की बात कही गई है और उस संशोधन के परिणाम स्वरूप रिजल्ट प्रकाशन करने की बात कही गई है। हाँ, इसमें बहुत सारी तकनीकी पेच है, बहुत ही ज़्यादा तकनीकी पेच है। तकनीकी पेच ये है कि अभी जितनी भी सीटें आवंटित की गई थीं,
ये सीटें विश्वविद्यालय-वार आवंटित की गई थीं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय-वार और विषयवार रिज़र्वेशन की पॉलिसी लागू थी। जबकि ये कोर्ट का क्या कहना है कि नहीं, आप विश्वविद्यालय-वार जो सीटों को आप कैटेगरी वाइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए, वैसे ना करके पूरे सब्जेक्ट वाइज़ करिए। देश राज्य में जितने विश्वविद्यालय का आपने वैकेंसी निकाला है, उन विश्वविद्यालय के उस विषय में जितनी सीटें हैं, समग्र रूप से सीटों पर फिर आप रिज़र्वेशन पॉलिसी लगाइए। ना कि विश्वविद्यालय वार लगाइए, सब्जेक्ट वाइज़ लगाइए, विश्वविद्यालय वाइज़ नहीं लगाइए। तो ऐसी स्थिति में फिर आयोग क्या करेगा, शिक्षा विभाग क्या करेगा? क्योंकि अभी तो जो सीटें आवंटित की गई थीं, वो तो विश्वविद्यालय वाइज़ आवंटित की गई थीं। तो तकनीकी क्विज़ तो है, तकनीकी क्विज़ बहुत ज़्यादा है और ये तकनीकी क्विज़ क्या आयोग को, क्या शिक्षा विभाग को इतना मजबूर कर देगा कि फ्रेश एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा? ये आने वाला वक़्त बताएगा। क्या इतना मजबूर कर देगा कि इन्हें नियुक्ति ही रद्द करनी पड़ेगी? ये आने वाला वक़्त बताएगा। या फिर आयोग इस मसले को सुलझा लेगा, शिक्षा विभाग इस मसले को सुलझा लेगा। तो कोई भी चीज़ें कह पाना कि ये नियुक्ति रद्द हो गई है, पहली बात तो रद्द के लिए कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा नहीं है पूरे ऑर्डर में, तो रद्द तो कहना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, बहुत सारी तकनीकी पेच हैं जिससे कि मामला फँसता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे कुछ भी कमेंट करना जल्दीबाज़ी होगी। इस मामले पर कैसे क्या आयोग निर्णय लेता है, शिक्षा विभाग निर्णय लेता है, ये आने वाला वक़्त बताएगा, इसका जवाब समय देगा। तो हम इस जवाब को समय पर छोड़ते हैं और समय का इंतज़ार करें, देखते चलें कि आगे क्या होता है। इस चैनल पर बने रहें, मेरी कोशिश थी कि आपको एक ऑर्डर का एक फाइनल क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या एक कन्क्लूज़न निकल के आ रहा है, उस पर एक छोटा-सा स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया जाए। मैंने वही प्रयास किया है स्पष्टीकरण देने का। बाकी अगर आप डिटेल में ऑर्डर को पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि कमेंट सेक्शन में उस ऑर्डर को भी वहाँ पे दे दिया जाए ताकि आप उससे अपलोड करके पढ़ सकें। इस चैनल पे बने रहें अंत तक, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। आने वाले समय ऐसे ही मुख्य वीडियो आपको उपलब्ध होते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, तभी मेरा मोटिवेशन भी बना रहता है और आने वाले समय में आपको त्वरित सूचनाएँ उपलब्ध करा पाता हूँ। थैंक यू सो मच।